Hello learners, welcome to IS Marathon here. I'm back with a new lesson and इस वाले लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे आपका आर्टिकल 16 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट। लास्ट सेशन में हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था, उसके पहले आर्टिकल 14 पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी। देन बेसिकली राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं हम, उसके पहले हमने उसके अंदर हम पर्टिकुलरली आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं राइट। और कंप्लीट हो चुका था आर्टिकल 16 के अंदर आज हमको पढ़ना है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपके पब्लिक सर्विसेज हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से इक्वालिटी दी जाए, ये इंश्योर करता है आपका आर्टिकल 16। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये वही कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर तरीके की अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट। अगर सरकारी काम है तो आपको जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगेंस्ट और इन एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई है आपके आती है, एक तो रेजिडेंस और एक डिसेंट, है ना। तो इसके अंदर चार एक्सेप्शन है ना। चार एक्सेप्शन क्या है? पहला है आपका कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एक कंडीशन लगा सकती है कुछ तरीके की एम्प्लॉयमेंट्स पे, यानी कि अगर कोई एक सर्टेन एम्प्लॉयमेंट है, कोई पर स्पेसिफिक सेक्टर है, तो उसके अंदर कंडीशन लगा सकती है और वो कंडीशन होगी रेजिडेंस की। तो एक रेजिडेंस इज द ग्राउंड जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट एम्प्लॉयमेंट देने में, अपॉइंटमेंट करने में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में और या फिर लोकल अथॉरिटीज़ में जो क्या कर सकती हैं, जो है बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं। अब पहली बार तो ये दिया गया था किसके अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957, जो कि आपका बेसिकली 1974 में क्या हुआ, हो चुका था, एक्सपायर्ड। ठीक है, 1974, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि देर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो यहाँ पर हमने अभी तक बात करी है एक्सेप्शन की, और एक्सेप्शन के अंदर हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ रेजिडेंस को एज अ कंडीशन लगा सकती है कुछ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। ठीक है, पहले ये इसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर था, फिर ये एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बेसिकली बात ये हुई है, वहाँ पर एक्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371D, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371D, जो कि 32nd अमेंडमेंट के अंदर लेकर के आए गए थे, उसके अंदर आंध्र प्रदेश को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, बेसिकली स्पेशल स्टेटस का बात गई थी इसके अंदर। सेकेंड कि जो आपका 371D है उसने तेलंगाना भी बेसिकली जब बाद में बना 2014 में, तो उस वहाँ तक भी इसको एक्सपेंड कर दिया, है ना। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो है ये आंध्र प्रदेश में अब वैसे किया जा चुका है। यहाँ पर मोर देन 67% जो है लोकल रेजिडेंट को फैक्ट्रीज में क्या है, रिजर्वेशन है। ठीक है, तो कई बार चैलेंज भी किया गया है, लेकिन जुडिशरी इसको क्या करती है, हमेशा जो है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है आपका कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन दे सकता है अपॉइंटमेंट्स में और पोस्ट में उन बैकवर्ड क्लास को, बेसिकली जो एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं स्टेट सर्विसेज में, है ना। नेक्स्ट आता है जो अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस, यानी इनकम्बेंट का मतलब होता है पधारी। ठीक है, ऐसे लोग जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके मेंबर्स हैं जो कि गवर्निंग बॉडी के पार्ट हैं, वो जो है उसी रिलीजन के और उसी डिनोमिनेशन के पार्ट होने चाहिए। ठीक है, यस। सेकंड जो लास्ट आता है बेसिकली वही आपका 10% रिजर्वेशन EWS को दिया गया था। ठीक है, और ये जो आपके एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके उसके बाद लाया गया है इसको, यानी कि उसके एडिशन में। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनको स्टेट नोटिफाई करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम और अदर इंडिकेटर्स, जो मैं आपको लास्ट लेसन में बता चुका हूँ, एक बार जाकर के देख लेना। अब बात करते हैं थोड़ी सी रिजर्वेशन के बारे में। देखो मंडल कमंडल की जो बात कही गई थी, उसके बाद क्या हुआ था और आज क्या कंडीशन है, वो सब आपको इसके अंदर पता चल जाएगी। लेकिन आपको पहले थोड़ी सी हिस्ट्री तो जाननी पड़ेगी इसकी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी। बहुत लेट जाकर के मोरारजी देसाई जी का सपना पूरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का। 81 ईयर्स ऑफ एज में ये जाकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, सबसे उम्रदराज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। अब सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था आपका 1953 में, और ये थे अंडर काका कालेलकर जो थे,
उनकी चेयरमैनशिप के अंदर बनाया गया था फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। तो सेकंड बनाया गया था अंडर बीपी मंडल जो कि आपके एमपी थे, और इनसे कहा गया कि अंदर आर्टिकल 340 आप हमें बताएं कि कंडीशन क्या है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, और कुछ मेजर बताएं उनको उनके एडवांसमेंट के लिए। तो 1980 में रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट करी एंड इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3743 कास्ट जो हैं वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस में आती है, राइट। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 52% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। याद रखना 1980 की बात कर रहे हैं हम, बहुत पीछे की बात है ना, आज सिनेरियो डिफरेंट है। सो इसमें एससी और एसटी को हटा दिया गया था बस। अब कमीशन ने रिकमेंड किया कि 27% जो है गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, यस, ताकि जितना भी रिजर्वेशन है एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर के 50% हो जाए, ठीक है, 50% हो जाए वो, ये उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर एक बात आती है, 50% की इन्होंने बात की तो 1963 में एक केस हुआ था, 1963 में एक केस हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंदिरा साहनी केस, सॉरी हाँ यस सॉरी यहाँ पर देखें आप 1963 में 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा अगर आप रिजर्वेशन लेकर के आते हो एक साल में देन इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये बात कही गई थी। अभी मैं बताऊंगा आपको जो इंदिरा साहनी केस है उसके बारे में क्या था, वो 1992 में आया था, इसी के अंदर में इसको इंक्लूड किया है ना। सो अब इसके भी 10 साल बाद 1990 में वीपी सिंह जब आए थे उनकी गवर्नमेंट के अंदर डिक्लेयर किया गया था 27% जो है जॉब्स दी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी को जॉब्स में, ठीक है। फिर 1991 में फिर लुभाने के लिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या किया, दो चेंजेस लेकर के आए इसके अंदर। पहला पहला ये देखा, ये जो ओबीसी के अंदर भी जो पुअर लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा 27%, यानी कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले, है ना। उसके अंदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन्होंने लाने की कोशिश करी, अडॉप्ट किया। सेकंड इन्होंने जो चेंज करने की कोशिश की थी वो थी कि इसके अलावा 27% के अलावा 10% और रिजर्वेशन लेकर के आया जाएगा जो कि इकोनॉमिकल और वीकर सेक्शन था। इसी की बात कर रहा था मैं लास्ट लेसन में जब मैंने आपसे कहा था कि जो आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शन का, तो 1991 में भी ट्राई किया गया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, ये वही है ना। तो अब हुआ क्या इसका अभी पता चलेगा। अब इन्होंने कहा कि इन 27% या जो 50% है उसके अंदर जो कवर नहीं हो रहे वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। अब एक मंडल केस होता है जिसको इंदिरा साहनी केस बोलते हैं 1992 में, बहुत जल्दी वाला केस आने वाला है आपके, हम काफ़ी आगे तक पहुंच गए, 1980s तक आ चुके हैं। हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज़ है, प्लीज़ देखें उसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केसेस के रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है गाइस, ठीक है, अगर रिसेंट ट्रेंड देखें तो यूपीएससी में। सो स्कोप और एक्सटेंड जो है आर्टिकल 16(4) का, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है आपका रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसको एग्जामिन किया गया आर्टिकल 16(4) को, ठीक है, जिसके अंदर यह रिजर्वेशन देते हैं बैकवर्ड क्लासेस को, सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 10% आप लेकर के आ रहे हो पुअर सेक्शन के लिए हायर कास्ट की, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन्होंने और बाकी इन्होंने कहा कि जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहा है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसको अपील भी किया इन्होंने। लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी कि आप 27% रिजर्वेशन दे रहे हो, कुछ कंडीशंस हैं, तब जा करके आप इसको कर सकते हो अब इम्प्लीमेंट। पहला ये था कि जो एडवांस सेक्शन थे ओबीसी के क्रीमी लेयर उसको आप एक्सक्लूड करोगे, ये तो हमने पहले भी कहा था, है ना। रिजर्वेशन जो प्रमोशंस में या फिर रिजर्वेशन जो इनिशियल अपॉइंट, देखो इन्होंने कहा था प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आज क्या बात होती है वो मैं देखो अन अकेडमी में मेरा कोर्स है बेसिकली, ठीक है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का, उसी के अंदर मैंने यहाँ वहाँ पर रिजर्वेशन को डिटेल में बताया, यानी कि बहुत डिटेल में एकदम धागा खोल दिया इतना मानो। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि प्रमोशन में क्या बेसिकली क्राइटेरियाज हैं और एस सी एस टीज ओ बी सीज को लेकर के क्या डिबेट्स है, वो सब मैंने इसके अंदर बताया, एक बार जाकर के देख लेना, वापस इस पे आना, है ना। तो यस, इन्होंने कहा कि इनिशियल अपॉइंटमेंट जब होगी आप जॉब लोगे जब भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसके बाद प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स ओनली, ठीक है, अब 5 साल के लिए यहाँ पर अप टू 1997 तक के लिए ही इन्होंने कहा। नेक्स्ट आता है आपका कि टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस एक एक्स्ट्रा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई
दैन इसको अप्लाई किया जा सकता है, 50% की लिमिट क्रॉस की जा सकती है। अब यही चीज़ें जो वेगनेस लाती हैं हमारे लॉज के अंदर, ठीक है, इसको क्या करें, ठीक है। अब एक कैरी फॉरवर्ड रूल आया था बेसिकली, इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज इज वैलिड बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। देखो यहाँ पर बेसिकली ऐसा होता है कि अगर किसी साल के अंदर आपको इतनी सीट्स भरनी है, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स भरनी है, और अगर उतनी सीट्स नहीं आती, कम आती है, तो वो जो सीट्स हैं वो फर्दर आने वाले साल में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी, क्योंकि अब जितनी भी सीट्स हैं उनमें से 1% ऑफ सीट्स यानी कि 50% ऑफ सीट जो है वो रिजर्व है। लेकिन आने वाला जो साल है अगर वहाँ पर 50% की लिमिट को क्रॉस कर रही है दैन इट इज़ नॉट वैलिड। तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल को मानते तो हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बैकलॉग इज ओके बट 50% रूल को जो है वायलेट ना करें तो बेटर रहेगा। अब परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी ताकि ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन जो ओबीसी की लिस्ट है उसके अंदर को जो उसको एग्जामिन कर सकें कंप्लेंट्स को, ठीक है। अब जितनी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रूलिंग दी थी, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक्शंस लिए, उसके बारे में हमको देखना है। तो पहला था आपका जो राम नंदन कमेटी थी उसको अपॉइंट किया टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर। कौन कौन है भैया बताओ ओबीसीज में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1993 में, जिसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को स्टेब्लिश किया गया 1993 में। अब आप मुझे बताओ जो ये है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, है ना। पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको लेकर के आ गया। आज इसका क्या स्टेटस है मुझे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आता है आपका इट्स मैंडेट्स कि ये जो अंडर इंक्लूजन और ओवर इंक्लूजन ये वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, इसके लिए बेसिकली इन्होंने कमीशन को बनाया। अब तक आपने जो है कमेंट्स में, चलो मुझे बताओ पहले कमेंट्स में लिखो आप कि बेसिकली जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो अब इसने अब बेसिकली यस 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसने 2018 में आया था, जिसने ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी दे दिया एंड जो है आपका इसको इसके फंक्शंस को भी इनलार्ज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 338B, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पर देखो ये गाइस पूरा समझा रखा है मैंने अपने रिजर्वेशन वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, अकेडमी पर है वो ऐप पर, तो एक बार उसको देख लेना। बाकी रिजर्वेशन पे डेथ पेनल्टी पे बहुत डिटेल वाले लेसन्स वहाँ पर डाल रखे हैं, यहाँ पर लेकर के आना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम मिले मुझे और थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिले तो बिल्कुल लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। एक बार जाकर के देखना, हज़ारों लोगों ने देखा है, राइट। अब यहाँ पर बात आती है कि नेक्स्ट है आपका कि जो रिजर्वेशन पे आपकी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कंडीशंस लगा दी है ना, प्रमोशन में ये नहीं होगा, रिजर्वेशन नहीं होगा, तो इसको नलीफाई करने के लिए कि प्रमोशन दिए जाने चाहिए रिजर्वेशन के अंदर। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, 77th अमेंडमेंट लेकर के आई 1995 में। इन्होंने एक नया प्रोविजन ऐड किया आर्टिकल 16 के अंदर, जो स्टेट को एम्पावर करता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन तो देना ही चाहिए, किसी भी सर्विस के अंदर देंगे हम इन फेवर तो एससी और एसटी को, है ना, जो कि स्टेट सर्विसेज के अंदर एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं करती, है ना। उसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आए 2001 में। इन्होंने क्या कहा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है प्रमोशन के केस में बाय द रूल ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू द एससी एसटी वो रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट फ्रॉम जून 1995। देखो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी समझाया मैंने उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक ही बैच के बेसिकली ऑफिसर्स हैं, लेकिन इसका एक जनरल कैटेगरी का और एक एससी का है, ठीक है। और अब इनमें से प्रमोशन होता है जनरल का, ठीक है, और फिर होता है आपका एससी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एससी की बेसिकली सीनियरिटी है वो यहाँ पर जो है जनरल से सीनियर हो जाएगा वो, ठीक है। चलो इसको और ही अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, एक बार रिजर्वेशन का लेक्चर आने दो, पूरा का पूरा समझ में आएगा। फिलहाल आप याद रखो कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मेंटेन की जाएगी, है ना, जो कि एससी एसटी के फेवर में होगी, इतना याद रखो। नेक्स्ट आता है आपका कि जो रूलिंग दी गई थी बैकलॉग वैकेंसी के लिए बेसिकली उसने उसको नलीफाई करने के लिए ये 81st अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए 2000 में, और इन्होंने एक नया प्रोविजन लेकर के आया आर्टिकल 16 में, जो स्टेट को एम्पावर करता है कि वो कंसीडर करें जो कि अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज है ऑफ अ ईयर एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज। यानी कि अगर एक नंबर ऑफ सीट्स रह गई हैं बाकी तो उसको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज के तौर पर लेकर के जा सकता है, जिसको आगे आने वाले ईयर्स में वापस से इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि 76th अमेंडमेंट जो आया था 1994 में, उसने क्या किया, जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट था ना, तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट, बेसिकली ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक्ट था, बैकवर्ड क्लासेस और उसके अलावा एसीज एंड एसटी, बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो कि सर्विसेज और होती हैं उनके अंदर रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट के टाइम पे दी जाने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसको इन्होंने क्या किया, 9th शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है, ताकि अब जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए इसका। एंड इट प्रोवाइड 69% रिजर्वेशन दिया गया था इस टाइम पे तमिलनाडु में, जो कि 50% की सीलिंग है उसको, तो यस आपको उसको एक्सीड कर जा रहा है। अब जब ये हमने ऊपर जो ये एक्सेप्शन नंबर डी पढ़ा ना, वो ऐड किया था 103rd अमेंडमेंट के था 2019 में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बेसिकली किया, जो 10% रिजर्वेशन की बात कही गई थी EWS की, सिविल पोस्ट में और सर्विसेज इन इंडिया में, सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बेनिफिट करेगा, बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन जो कि EWS की लिस्ट में आएगा, ठीक है। यस, ये मैंने आपको बहुत बार, काफ़ी बार समझा दिया। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आर्टिकल 15 के अंदर हमने डिस्कस कर ली बेसिकली, ठीक है, वो एक बार आप जाकर के देख लेना। फर्दर, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द रिजर्वेशन, ठीक है। कुछ ऐसी साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट हैं जो जो क्या करेगी, एग्जेम्प्ट है रिजर्वेशन से, जैसे कि द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न, ग्रुप ए की सर्विसेज या फिर उससे रिलेटेड कंसर्न सर्विस जो है, ठीक है। नेक्स्ट, दे शुड बी क्लासिफाइड एज साइंटिफिक और टेक्निकल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा साइंटिफिक और टेक्निकल, तब जाकर के आप इसको एग्जाम कर पाओगे रिजर्वेशन से। और ऐसी पोस्ट और ऐसे सर्विसेज जो कि रिसर्च और बेसिकली या फिर रिसर्च को डायरेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर गाइड करने के लिए बनाई गई हो, वो सर्विस से परे है। ओके देन, तो ये आपका आर्टिकल 16 था। आर्टिकल 16 नेक्स्ट लेसन में आएगा आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ शेयर करें, जितना हो सके उतना फैलाएं इसको, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है, और कभी कंडीशंस बताऊंगा किस कंडीशंस में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो यस, कभी शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, बट आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जितना हो सके लोगों को बताओ हमारे इनिशिएटिव के बारे में, तब जा करके हम बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सीरीज़ फ्री में लेकर के आएंगे, नोट्स फ्री मिलेंगे, टेस्ट फ्री मिलेंगे, आंसर राइटिंग के यहाँ पर सीरीजेस चलाएंगे हम, तो वो भी फ्री होगा, हर चीज़ फ्री होगी, ये मेरी गारंटी है हमेशा से, आपको आगे भी रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है बस, और जितना हो सके उतना देखें, समझें, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।